So we'll start with the MCQs of cash management today. सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो कि डिपेंडेंट है आपके EOQ बेस्ड विलियम बॉबल मॉडल पे. So MCQ 22, Z Limited has an estimated cash payment of 8 lakhs for a month. तो monthly 8 lakhs है. The fixed cost and the payments are expected to be steady over period. Steady मतलब random नहीं होता है, हर महीने कांस्टेंट रहता है 8 लाख रुपए. तो साल का 96 लाख हो गया, 8 लाख into 12. The fixed cost per transaction, तो ये transaction cost है 250 and interest rate is 12%. So optimal cash balance and number of transaction is how much? So economic lot size is square root of 2AT upon C is square root of 2 into 96 lakhs हो जाएगा. क्यों 96 lakhs? Because 8 lakhs per month है into 250 डिवाइड बाय 12% मतलब 12 upon 100 होता है, दैट इज 0.12. अब कैलसी पे करोगे ना तो शायद ये एरर आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा फिगर है. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज, पहले मैंने बताया था कि जैसे 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, मतलब 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 जीरो होता है. तो हम लोग ऐसे करते हैं 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 जीरो, ये 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 जीरो, ये भी 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 जीरो, ये 3 हो गए. अब बचे हुए अमाउंट्स का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे. सो 2 इंटू 96 इंटू 25 डिवाइड बाई 0.12 और उसका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 200. ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज. ये हो गया इकोनॉमिक लॉट साइज. और अभी दूसरा क्या पूछा उसमें, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. तो हमको 2 लाख रुपए के लिए एक बार ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा. हर एक ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए का होगा. तो साल में 96 लाख रुपीस कैश चाहिए, तो कितनी बार वो परचेस सेल का ट्रांजैक्शन होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 96 lakhs डिवाइड बाय 2 lakhs तो 48 ट्रांजैक्शंस. ठीक है, so the correct answer will be B, 2,48,000. B पे टिक कर दो और ये चाहिए तो लिख सकते हो. ठीक, फिर 23. सो अभी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे. N Limited has estimated cash payment of 2,62,500 for a month. So again for a month बोला है, so 262,500 into 12 तो साल का 31,50,000 होगा. The fixed cost per transaction is 25 transaction cost and interest rate is 7.5%. Optimal cash balance. So again economic lot size, optimal cash balance में. So 2 into ये कितना होगा 31,50,000. ये कैसा है 2,62,500 पर मंथ है.
तो इंटू 12 इंटू फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 25 और अपना इंटरेस्ट is 7.5% मतलब 7.5 upon 100 that is 0.075. So 2 into 31,50,000 इधर भी कर सकते हैं हम लोग कि 2 जीरो का ये 4 जीरो का 2 जीरो. हाँ, so 2 into 315 into 25 divided by 0.075 जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट. हाँ, अब ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है 458.25 बराबर इंटू ये कितना है 100. 2 जीरो पर 100 ही हो गया ना, तो इंटू 100 कर देंगे इसको, तो आंसर आएगा 45825.75 मतलब 45826 जितना आता है रफली, और डायरेक्टली भी शायद आएगा. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. तो ए पे टिक कर दो और उसका ये एक्सप्लेनेशन लिख दो. ओके, तो ये दोनों प्रैक्टिकल एमसीक्यूज हो गए. अब थियोरेटिकल एमसीक्यूज करते हैं. उसके लिए कुछ और कंसेप्ट पहले बता देता हूँ, 2-3 कंसेप्ट, फिर अपने करके तो बेटर रहेगा. सबसे पहले कैश मैनेजमेंट जो होता है वो होता क्या है. सो कैश मैनेजमेंट बेसिकली टेक्निक्स होती है. सो देयर इट इज अ सिस्टम of managing cash मतलब not only cash but bank balance also in such a way that it helps in efficient processing, collection and disbursal of cash. मतलब प्रोसेसिंग मतलब उसके जो ट्रांजैक्शंस है उनका प्रॉपर प्रोसेसिंग करना, फिर उनको प्रॉपरली कलेक्ट करना, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे डिसबर्स करना, मतलब इन पेमेंट्स या इन इन्वेस्टमेंट्स, ये होता है. और अगर इन्वेस्ट करें तो अपने को सबसे अच्छा रिटर्न आना चाहिए. तो ये कैश मैनेजमेंट का मीनिंग होता है. अब कैश में हम लोग को दूसरा कंसेप्ट ये भी समझना कि ये कैश क्यों कोई कंपनी होल्ड करके रखती है या बिजनेस क्यों होल्ड करके रखता है. सो मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश, या कोई भी एक आदमी कैश क्यों घर पे रखेगा. कैश मतलब अगेन कैश बैलेंस एंड चेक बैलेंस, बैंक बैलेंस. तो सबसे पहला मोटिव होता है ट्रांजैक्शन मोटिव. अब ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब क्या, कोई भी कैश क्यों चाहिए बिजनेस में, ताकि पेमेंट कर सके हम लोग. टू हूम, टू आवर क्रेडिटर्स जिनसे हमने गुड्स खरीदा है, टू फॉर आवर एक्सपेंसेस लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल्स एक्सेट्रा. सो ट्रांजैक्शन मोटिव में वी नीड कैश फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स. ये किसके लिए हो गया, परचेज के लिए. एंड फॉर पेइंग एक्सपेंसेस, दैट इज फॉर आवर डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन. इनके लिए ट्रांजैक्शन करने के लिए कैश रखना पड़ता है. दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव.
इसमें क्या होता है, प्रिकॉशन के तौर पे रखते हैं कि भाई समझो कोई इमरजेंसी आ गई, अब भले मेडिकल इमरजेंसी हो या बिजनेस में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, अचानक आ गई, तो उस वक्त हमको कुछ कैश रखना पड़ता है। जैसे सब घर में क्या होता है, कुछ कैश है ना, जो नॉर्मली मदर्स जो घर संभालती है वो है ना कुछ कैश छुपा के रखते हैं, वैसे कि वह बोलते हैं ना कि कहीं बुरा वक्त आएगा तो उसको काम आ जाएगा, तो वो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी उसको बोलते हैं कैश। कैश कैप टू मीट इमरजेंसी फंड्स, मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई भी इमरजेंसी एंड कंटिन्यूंसीज, कोई ऐसा इवेंट जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन अचानक आ गया, तो उसके लिए कैश रखना पड़ता है। ठीक है, और लास्ट है स्पेकुलेशन मोटिव। अब ये क्या होता है, अब कंपनीज या इंडिविजुअल्स भी कुछ कैश रखते हैं स्पेकुलेशन करने के लिए, कि मतलब कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है जो हम लोग को बहुत लुक्रेटिव है, उस वक्त इमीडिएटली पैसा देके हम लोग वो अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब से फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि अपना पूरा पैसा है ना, समझो जैसे स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं तो पूरा पैसा नहीं लगाते। उन लोग समझो अगर एक आदमी के 100 करोड़ रुपए, उसने 80 करोड़ रुपीस लगा के रखा होगा, 20 करोड़ वो रखता है आइडल, कि कभी अचानक कोई मौका मिला उस वक्त इन्वेस्ट कर देगा। मतलब क्या, समझो अगर मार्केट आज 1500 पॉइंट डाउन हो गया, ठीक है, और कल भी वापस और 1000 पॉइंट डाउन हो गया, मतलब पब्लिक की पैनिक सेलिंग आ रही है। अब वो क्यों आ रही पता नहीं, बट समझो पैनिक सेलिंग हो रही है फॉर वॉट एवर रीजन। तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट बंद ही हो जाएगा, बट पब्लिक क्या आती है कि जिन्होंने जो सोचते हैं ना कि नहीं और गिरेगा और आगे गिरने वाला है, तो पैनिक में उन लोग बेचने को तैयार रहते हैं, जो भी भाव में बिकता है बेचो। अब इस वक्त जिसके पास पैसा होता है ना, वो क्या करेगा, वो खरीद लेगा मार्केट से, सो दैट वापस जब नॉर्मल सी आ जाएगी, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, तो इसका भाव वापस बढ़ जाएगा एंड ही विल मेक अ गुड प्रॉफिट। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग को कैश उसके लिए भी रखना पड़ता है फॉर आवर स्पेकुलेशन पर्पस। ठीक है, सो कैश कैप to invest in opportunities, to get best returns। तो ये 3 रीजन होते हैं हम लोगों को कैश रखने के। ठीक है, अच्छा अभी है ना एक और पॉइंट है और उसके बाद हम लोग ये एमसीक्यूज करेंगे, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट। फ्लोट क्या होता है मैं समझाता हूं। समझो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप लोग को आपको अगर किसी से पैसा आज मिल रहा है, समझो टुडे, एंड इफ यू आर एबल टू यूज दैट मनी ओनली आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद ही आप उस पैसे को यूज कर पा रहे हो, तो जो 3 दिन जो टाइम आपके पास होके भी आप पैसे को यूज नहीं कर पा रहे हो, मतलब उस पार्ट को बोलते हैं फ्लोट। गैप बिटवीन वन इवेंट टू अनदर इवेंट, उसको बोलते हैं फ्लोट। अब मैं समझाता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो यू विल कम टू नो। मेनली 3 टाइप के फ्लोट्स होते हैं। एक होता है कलेक्शन फ्लोट, एक होता है डिपॉजिट फ्लोट, और एक होता है अवेलेबिलिटी फ्लोट। अभी समझो आपका एक कस्टमर है मिस्टर एक्स जो दिल्ली में रहता है, ठीक है। अभी आपको उससे कुछ पैसा लेना है, तो उसने क्या किया, समझो 1 लाख रुपया लेना है, तो उसने आपको एक चेक कुरियर किया उसने आपको से 1 जनवरी को।
1 जनवरी को उसने आपको कोरियर किया, कोरियर में 2 दिन लग गया, मतलब आपको ये रिसीव हुआ चेक रिसीव बाय आवर कंपनी ऑन 3 जनवरी। सो कितना दिन लगा टाइम कलेक्शन में, मतलब कलेक्शन जो हुआ था उसको अपने पास पहुंचने में कितना टाइम लगा, 2 दिन। इसको बोलते हैं कलेक्शन फ्लोट। अच्छा, अब समझो चेक आ गया हम लोग को आज, लेकिन आज है ना, सपोज ये फ्राइडे है, या चलो आज सैटरडे, चलो आज सैटरडे अपने को चेक आया, अभी आया चेक, बैंक बंद है, संडे भी बंद है, मंडे को डिपॉजिट होगा, मतलब सैटरडे को आया, संडे, मंडे, 2 दिन बाद डिपॉजिट होगा। तो ये चेक डिपॉजिट कब होगा बैंक में, ऑन 5 जनवरी। सो 2 दिन और लेट हो गया। पहले तो उसने 1 तारीख को दिया था, कुरियर किया था, हमको मिला 3 तारीख को, तो 2 दिन तो कलेक्शन में निकल गए, मतलब वहां से ग्रांट में। फिर सैटरडे को आया है ना, तो अभी मंडे को डिपॉजिट होगा, तो 2 दिन लग गए डिपॉजिट होने में, तो इसको बोलते हैं डिपॉजिट फ्लोट। अच्छा, अब आज मैं समझो 5 तारीख को डिपॉजिट किया है, तो 5 तारीख को मेरे बैंक में पैसा नहीं आ जाएगा, समझो आता है 1 दिन बाद, 6 तारीख को मेरे बैंक में पैसा आता है। क्लियर बैलेंस इन बैंक, ये वो 6 जनवरी को, तो 1 दिन और लगा ये पैसा हमको अवेलेबल होने में, तो इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी फ्लोट। ये डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ गया, तो ये लिख दो पूरा, और ये भी लिख दो पहले, मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश भी लिख दो पहले, और फिर ये दूसरा पार्ट लिख दो पहले, ये भी लिख देना कैश मैनेजमेंट।
सो फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपियर इन कैश बजट? तो कैश बजट में कैश वाले आइटम्स आएंगे, नॉन कैश आइटम्स नहीं आएंगे, बराबर है? तो डेप्रिसिएशन। सेकंड, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? अगर चारों पढ़ा होगा आपने ऑप्शन, तो कौन सा वाला फॉल्स है? सो अ प्रॉफिटेबल कंपनी विल नेवर रन आउट ऑफ कैश, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी तो उसका कैश कभी खत्म ही नहीं होगा, ये फॉल्स है। कैश का प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं है, भले प्रॉफिटेबल कंपनी है लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा पैसा को उड़ा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो देन दे विल रन आउट ऑफ कैश। बाकी सब तो ट्रू है। थर्ड, अ कैश बजट shows an anticipated overdraft of this amount. Which of the following will reduce the overdraft? कौन से चीज करने से ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा? सो अगर हम लोग 2 महीने क्रेडिट देते हैं इंस्टेड ऑफ 1 मंथ क्रेडिट, तो जितना ज्यादा उधारी देंगे तो उतना तो पैसा और लेट आएगा, तो ओडी और बढ़ेगा। सप्लायर को हम लोग अगर कैश पे करेंगे इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, अगर उधारी पे देने के बदले उधारी पे खरीदा तो 1 महीने बाद पैसा जा रहा है, और अगर मैं कैश में खरीदूंगा तो आज ही पैसा चला जाएगा, तो और ओडी बढ़ जाएगा। और डेप्रिसिएशन कुछ भी करो उससे कैश में फर्क नहीं पड़ेगा। तो किस में फर्क पड़ेगा? थर्ड से, एसेट्स बीन लीज्ड रेदर देन परचेज, क्योंकि परचेज जब करते हो एसेट, समझो 1 करोड़ का एसेट आपने खरीदा तो 1 करोड़ रुपए कैश आता है। लेकिन वही आप लीज पे लेते हो, लीज पे मतलब रेंट पे लेते हो, तो 1 करोड़ थोड़ा लगेगा साल का रेंट। अब समझो एक फ्लैट आप खरीदते हो 3 करोड़ का, और अगर उसी को भाड़े पे लोगे तो मंथली 50,000 जाएगा, तो साल का 6 लाख रुपए जाएगा। तो 3 करोड़ के पहले 6 लाख ही जाएगा ना, तो उतना कैश हमारा कम जाएगा, उतना पेमेंट कम जाएगा, तो हमारा ओडी कम हो जाएगा या पॉजिटिव भी हो जाएगा। सो थर्ड का आंसर सी होगा। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी कंसिडर्ड अ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी? मतलब क्या बोल रहे हैं, कौन सा ऐसा चीज है लीस्ट लाइकली नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में मोस्ट लाइकली होना चाहिए। सॉरी, ये तो मतलब सबसे लीस्ट पीरियड वाला ये होगा 90 डेज ट्रेजरी बिल। फिफ्थ, एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग कैश बजट वुड नॉट इंक्लूड। तो क्या होगा इसमें से, क्या चीज कैश बजट मेंटेन करने का एडवांटेज नहीं है? देखो, अगर कैश बजट बनाएंगे तो सरप्लस कैश कैन बी पुट इनटू मोर प्रॉफिटेबल यूज, यस बराबर है, वो तो रीजन है। टाइम इज अवेलेबल टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबल फ्यूचर सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब अगर हमारे पास नेगेटिव बैलेंस होने वाला है तो हमारे पास, हमको लग रहा है कि आज समझो जनवरी है और हमको लग रहा है मार्च में कैश बजट बना के मालूम पड़ रहा है मार्च में ऐसा शॉर्टेज आने वाला है, तो अपने पास 2 महीने का टाइम है कि हम लोग कैसे पैसा अरेंज कर सकें, तो वो भी रीजन है। ओवरड्राफ्ट कैन बी नेगोशिएटेड इन एडवांस, यस वो भी रीजन है। बट डेटर्स कैन बी पेड मोर क्विकली, पर पहले डेटर्स पे नहीं होता है, डेटर्स रिसीव होता है। और कोई भी चीज़ को समझो अगर क्रेडिटर्स भी होता तो क्यों हम लोग जल्दी पे करेंगे, अगर उसका टाइम मिला तो उतने के बाद पे करेंगे ना। सो एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग कैश बजट वुड नॉट इंक्लूड बी। सिक्स्थ, which of the following statement most accurately describes the modern approach to cash management? तो कैश मैनेजमेंट का डेफिनेशन ही है कौन सा, ये involves efficient processing, collection and this depositing of cash, वही disbursement of cash. Seventh, Baumol's method of cash management attempts to, क्या चीज के लिए अटेम्प्ट करता है? मिनिमाइज होल्डिंग कॉस्ट के, ट्रांजेक्शन कॉस्ट के, टोटल कॉस्ट, दोनों कॉस्ट का मिनिमाइजेशन ना। सो 7 का सी। कलेक्शन फ्लोट, ये मैंने आप लोग को डायग्राम से बताया था। कलेक्शन फ्लोट क्या होता है? टाइम, ये बाय मेलिंग ऑफ द चेक बाय कस्टमर एंड अवेलेबिलिटी, नहीं ये तो हो गया कौन सा वाला, हाँ सॉरी ये वाला कलेक्शन फ्लोट होता है। और टाइम कंज्यूमिंग क्लियरिंग द चेक थ्रू बैंक सिस्टम, बैंक में क्लियर होने में लगता है, वो होता है अवेलेबिलिटी फ्लोट, बराबर है। तो अपने को कौन सा पूछा इसमें, कलेक्शन वाला पूछा, तो ये ए, मेलिंग ऑफ द चेक, मतलब जब तक चेक मेल किया, कुरियर किया, एंड अवेलेबिलिटी टू अस, हमको जब तक मिला उस टाइम का डिफरेंस। डिपॉजिट फ्लोट, डिपॉजिट फ्लोट क्या होगा बताओ?
टाइम ड्यूरिंग विच द चेक रिमेन्स अनकलेक्टेड। अनकलेक्टेड मतलब क्या? मतलब आपके पास आज आ गया लेकिन जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया वो वाला पीरियड। और अवेलेबिलिटी फ्लोट, अवेलेबिलिटी फ्लोट क्या होगा आपका? द टाइम कंज्यूमिंग क्लियरिंग द चेक थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। फिर 11th स्पेक्युलेटिव मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश, होल्डिंग द कैश फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फ्लोट मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू कैश मैनेजमेंट। ठीक है, कंपनीज होल्ड कैश टाइम टू टाइम। ट्रांजैक्शन मोटिव किसके लिए होता है? ट्रांजैक्शन मोटिव का पर्पस क्या होता है? कीपिंग अ कैश फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के लिए और सर्विसेज मतलब एक्सपेंसेस के लिए। और ये है ना, ये वाला पार्ट है ना, सी वाला है ना, नॉट मैंडेटरी वाला होगा। क्योंकि परचेजिंग गुड्स एंड सैलरी सॉरी गेट गुड्स एंड सर्विसेज मतलब तो डे टू डे एक्टिविटीज ही है। तो ये वाला होगा कीपिंग द कैश फॉर ट्रांजैक्शंस नॉट मैंडेटरी फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। नॉट इधर लिख दो, ठीक है। फिर 14 द टर्म कैश इंक्लूड्स कैश एंड बैंक बैलेंस। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये बोला idle cash resources entail a great deal of cost in terms of interest and in terms of opportunity cost. idle cash, अगर पैसा आइडल रखा है, समझो आपके पास 1 करोड़ रुपए है जो आपने घर पे ऐसे ही रख के रखा हुआ है आइडल, उसको यूज ही नहीं कर रहे, तो वो गलत है ना। बिकॉज क्या होगा, समझो आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आप उसमें कुछ इंटरेस्ट कमा सकते हो, या कोई समझो कोई अच्छा स्टॉक है उसमें खरीदते हो तो उसमें कोई कैपिटल गेन कमा सकते हो। तो जस्ट कीपिंग द मनी आइडल मतलब यू आर लूजिंग अ बिग अमाउंट। तो ये तो करेक्ट है, बराबर है। और दूसरा, एज पर स्पेक्युलेटिव मोटिव ऑफ होल्डिंग केस द एफिशिएंट फर्म सीक्स टू डिप्लॉय सरप्लस कैश इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टू गेट बेटर रिटर्न्स। तो ये स्पेक्युलेटिव बराबर है भी। और थर्ड बोल रहे कि Baumol's मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट एज्यूम्स दैट कैश इज यूज्ड रैंडमली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, क्योंकि Baumol मेथड में क्या होता है, कैश इज एज्यूम टू बी यूज्ड स्टेडीली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो ये मैं बता दूं कहां पर है। ये हमने अगर जो सम्स भी किए हैं, ये देखो यहाँ पर Baumol का किया था, पेमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी स्टेडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक्सपेक्टेड टू बी स्टेडी, स्टेडी मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला खाली इनकरेक्ट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। नहीं, सिर्फ द इनकरेक्ट आंसर होगा। इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से? फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो इसमें से खाली इनकरेक्ट थर्ड वाला ही है। सो डी। 16th विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मोटिव फॉर होल्डिंग कैश? तो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, स्पेक्युलेटिव होता है, और थर्ड होता है अपना प्रिकॉशनर मतलब कंटिजेंसी वाला। सो 1, 2 और 4 मतलब सी। 17 द मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश फॉर कंटिजेंसी इज बेस्ड ऑन, कंटिजेंसी मतलब वो इमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में से पढ़ा होगा आपने, तो कौन सा होगा? थर्ड वाला, द नीड टू मेंटेन सफिशिएंट कैश टू एक्ट एज अ कुशन टू बफर अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनएक्सपेक्टेड इवेंट या मेडिकल या कोई भी ऐसा बिजनेस में कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जिसकी वजह से हमको कैश मेंटेन करना पड़ता है, वो कंटिजेंसी हो। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट क्रिएट अ कैश फ्लो? तो किससे कैश फ्लो नहीं आएगा? तो अमोर्टाइजेशन है ना, वो तो सिर्फ राइट ऑफ कर रहे हैं, तो सिर्फ बुक एंट्री होती है, कोई पेमेंट नहीं जाता है या कोई पेमेंट नहीं आता है, बाकी सब में वो कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर प्राइमरली शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड ये सब में क्या होता है, ये डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, नॉट इन इक्विटीज। कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग क्या होता है बेसिकली कि हम लोग है ना, जैसे मैं इधर बताता हूँ आपको कि अगर समझो आपकी जो बिजनेस है वो मुंबई में भी उसका ब्रांच है, दिल्ली में है,
कोलकाता में है, चेन्नई में है, बेंगलोर में है, समझो हैदराबाद में से बहुत सारी जगह है। तो आप हर जगह अलग अलग बैंक अकाउंट खुलाओगे, ठीक है, अलग अलग बैंक अकाउंट खुलाएंगे और इधर के कस्टमर्स इधर पैसा डिपॉजिट करेंगे, इधर के इधर करेंगे, सब जगह अपने अपने कस्टमर्स डिपॉजिट करेंगे। और अगर हम लोग पैसा उधर ही रखेंगे तो हमारा पैसा स्कैटर्ड रहेगा, ठीक है। अब समझो इधर 10 लाख रुपए है, इधर भी 10 लाख है, 10 लाख, सब जगह 10 लाख पड़ा, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या होता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग मतलब एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग, समझो अगर सारा एक सेंट्रलाइज्ड बैंक है मुंबई में, तो बाद में समझो अगर दिल्ली का भी पैसा इधर लेके आ गए, कोलकाता का भी इधर लेके आ गए, सब जगह का पैसा इधर लेके आ गए, तो ये पूरा सबका अमाउंट 60 लाख रुपीस इधर हो जाएगा। तो क्या फिर पेमेंट करने में भी ईजी होगा कि एक ही बैंक अकाउंट में से देखने का पैसा भी एक ही बैंक में आएगा, पैसा जाएगा भी एक ही बैंक में। तो आजकल जैसे जितने भी बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, लाइक से SBI बोलो, एक्सिस बैंक बोलो, ICICI बैंक बोले, अब कहीं का भी हो, हमारे कहीं पे भी ब्रांच हो, तो सेंट्रलाइज्ड होता है कि मतलब वहाँ पर अगर हमारा मेन ब्रांच समझो मेन अपना मुंबई में खुला है अकाउंट, तो सब पैसा कोई कस्टमर कहीं पर भी डिपॉजिट करे, समझो दिल्ली वाला कस्टमर दिल्ली के एक्सिस बैंक में भी डिपॉजिट करेगा तो हमको इधर हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग के फायदा क्या होता है, इट इम्प्रूव्स अवर कंट्रोल ओवर कॉर्पोरेट कैश। और लास्ट है द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ फर्म्स मार्केटेबल सिक्योरिटी। कोई भी हम लोग जब मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पर्पस रिटर्न तो कमाना होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं कि समझो अगर एक मार्केटेबल एक इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे 4% मिल रहा है और दूसरे में 5 मिल रहा है, लेकिन 5 वाला रिस्की है कि मतलब पैसा थोड़ा गारंटी है कि नहीं, वो पता नहीं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो उधर थोड़ा ना इन्वेस्ट करेंगे 1% के लालच में, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो जैसे अभी देखो अगर बैंक्स में भी अगर देखोगे, एक नेशनलाइज्ड बैंक्स होती है और एक कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, तो आप कभी भी देखना नेशनलाइज्ड बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कोऑपरेटिव बैंक देती है। अगर नेशनलाइज्ड बैंक आपको समझो बैंक अकाउंट में 3% देती है तो कोऑपरेटिव बैंक 4% देगी। पर कोऑपरेटिव बैंक देखो डूबने का चांस भी जल्दी होता है। अभी आपने सुना भी होगा पहले कि PMC कोऑपरेटिव बैंक या उसके पहले और भी दूसरे बैंक करोड़ वाइस है कोऑपरेटिव बैंक, इसका भी आ गया था, तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है, पैसे का प्रॉब्लम होता है तो और फिर बाद में वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। पर ये SBI बोलो, ICICI बैंक बोलो, मतलब बड़े बड़े बैंक्स होती है, उनमें नहीं हो पाती जल्दी। तो पहला अपना बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है जब भी आप मार्केट में सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो, ये सेफ्टी ऑफ आवर मनी। सो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर सब? होपफुली आपको ये सब आंसर्स राइट है। ओके, सो विद दिस हम लोग का कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी MCQs थे वो हमारे हो चुके हैं।